नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। न्यूज़ ट्रायल भारत, रग रग में खबर। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। न्यूज़ ट्रायल भारत, रग रग में खबर। आज के हमारे इस खास प्राइम टाइम शो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनके सामने किस तरह की चुनौतियां पेश होने वाली है और इन चुनौतियों से वो कैसे उबर पाएंगे या उबर पाएंगे भी कि नहीं। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद नई सरकार का गठन हो गया है। आज नरेंद्र मोदी ने शपथ ले लिया। नेहरू, इंदिरा और अटल के बाद मोदी चौथे ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मोदी 3.0 ने शपथ ले लिया है। उनके मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। आज के हुए इस खास भव्य कार्यक्रम में कई विदेशी मेहमान भी आए। नेपाल, भूटान और श्रीलंका समेत कई राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए। नरेंद्र मोदी की ये खास शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब हम बात करते हैं कि अगले 5 साल आखिर मोदी को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चुनाव से पहले देश की ओपिनियन पोल एजेंसियां और एग्जिट पोल एजेंसियां चुनाव के बाद इन दोनों ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सत्ता में आने वाले हैं। बीजेपी की सरकार बनने वाली है। एनडीए ही एक बार फिर से सत्तासीन हो रही है। इन ओपिनियन पोल एजेंसियों, मीडिया हाउसेस और कई अखबारों ने ये ऐलान कर दिया कि इस बार तो एनडीए और बीजेपी 400 पार चली जाएगी। कई ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल एजेंसियों ने नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को 400 पार कर दिया। वहीं एनडीए गठबंधन के साथ ये 450 के आंकड़े तक छूते नजर आए। आखिर ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि देश में ये माहौल बन सके कि हम ही जीत रहे हैं, हम ही जीतेंगे तो हमें ही वोट दो। इस बीच विपक्ष इस बार ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के प्रति काफी सचेत दिखी। विपक्ष एकजुट था और वो लगातार चुनाव आयोग के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अपनी मांगों को मनवाने के लिए विपक्ष ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इलेक्शन कमीशन से। आप जनता को एक बार तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। यही इस बार स्पष्ट हो गया, जहां ओपिनियन और एग्जिट पोल ने यह दस्तक देकर स्पष्ट कर दिया कि अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी, बीजेपी और एनडीए की सरकार हो रही है। लेकिन जनता ने इसका विपरीत परिणाम दिया, जहां ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अगर आप कहेंगे, एक बार ये कहकर फिर से सत्ता में आ जाते हैं कि अगर काला धन आ जाएगा तो हर इंसान के खाते में 15-15 लाख चले जाएंगे और जनता कुछ दिन बाद इसे भूल जाती है। फिर से लोकसभा चुनाव में आपको वोट मिल जाता है। आप कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, जनता इसे भूल जाती है, किसान इसे भूल जाते हैं। फिर से लोकसभा चुनाव होते हैं, वोट आपको पड़ता है, आपकी सरकार बन जाती है। फिर आप ये मान लेते हैं कि जनता है, भूल जाएगी, क्योंकि ये भारत की जनता की आदत है कि वो चीज़ें ज़्यादा दिनों तक, वर्षों तक याद नहीं रखती और झटके में भूल भी जाती है। इसका एक असर ये भी होता है कि इस कारण से चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, खिलाड़ी हो, ये समझ बैठते हैं कि हम कैसे भी कहीं से भी निकल सकते हैं और जनता हमें बचाती रहेगी। ये स्पष्ट किया गया कि आप कुछ भी मैनेज कर सकते हैं, कभी भी मैनेज कर सकते हैं। जहां अभी हमने बात की कि कैसे जनता
को किया गया ये वादा कि काला धन देश में आएगा और हर इंसान के खाते में 15-15 लाख चले जाएंगे, को कैसे जनता भूली और बीजेपी एक बार फिर से 2019 में अपनी सरकार बना लेती है। बीजेपी कहती है कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, फिर जनता किसान भूलते हैं, कई बार विद्रोह प्रोटेस्ट भी होता है, चुनाव होता है, एक बार फिर से मोदी की सरकार आ जाती है क्योंकि जनता भूल जाती है। देश की जनता, भारत की जनता को भूलने की ऐसी बीमारी है जो कि लगभग लाइलाज बन गई है। ऐसे माहौल में ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि आखिर जनता का मिजाज कैसे और कब बदलेगा और दूसरी करवट कब लेगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह को के होश ठिकाने ला दिए, वहीं बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं, सांसदों और मंत्रियों को भी उनकी जगह दिखा दी। जहां हमेशा कैमरे पर आकर बयानबाजी करने वाले स्मृति ईरानी को 2.25 लाख से धूल चटा दिया, तो वहीं पर कई ऐसे कद्दावर नेता, सांसद, मंत्री ऐसे भी मिले जिनकी हालत बहुत पतली दिखी। चुनाव से पहले अडानी का मामला हो या देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों जैसे कि दिल्ली के, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन को आप चुनाव से ऐन वक्त पहले जेल की हवा खाने भेज देते हैं। इस बात से ये बात भी स्पष्ट हुई कि जनता ने माना कि सब कुछ इस सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा चुनावी बॉन्ड के मामले ने भी काफी सुर्खियां बटोरी, लेकिन इस मसले को भी स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय मीडिया हाउसेस ने, न्यूज चैनल्स और अखबारों ने 1-2 दिनों की सुर्खियां बनाकर दबा दिया। ये मसला उतना आसान और सरल है नहीं, काफी पेचीदा है और इसे समझने की भी जरूरत है। इंडिया गठबंधन को यूपी जैसे प्रदेश में जबरदस्त सफलता मिली, जहां समाजवादी पार्टी ने अपने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े और 37 सांसद दिल्ली पहुंचा डाले। अगर हम बात करें तो इस चुनाव ने निश्चित तौर पर इस सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम उन लोगों के इकबाल को तोड़ दिया है जिन्हें ये नाज था कि एक बार फिर से वो सरकार में स्पष्ट बहुमत से आएंगे, और अगर लोकसभा, राज्यसभा में नारे लगाए जाए कि अब की बार 400 पार, तो ये नाकाफी होगा परिणामों में तब्दील होने में। अब हम बात करेंगे कि आखिर मोदी के 3.0 को स्पष्ट जनादेश नहीं मिलने के चलते पूरे देश में अगले 5 वर्षों का घटनाक्रम किस प्रकार होगा। पहला, विपक्ष काफी मजबूत होगी। निश्चित तौर पर विपक्ष ने भी 242 सीटों पर जीत हासिल की है, कांग्रेस ने भी 100 सीटें जीती है। तो इस हिसाब से हम अगर देखें तो विपक्ष मजबूत होगा। संसद में बहस होगी, संसद में प्रधानमंत्री को आना होगा, गृह मंत्री को आना होगा, हर एक बार आना होगा और उन्हें जवाब देना होगा, उन्हें भागना नहीं होगा, उन्हें बहस में हिस्सा लेना होगा, सवालों के जवाब देने होंगे, संसद अच्छे से चलेगा, ज्यादा शोर शराबा नहीं होगा, जनता के टैक्स के पैसे बर्बाद नहीं होंगे। विगत 10 वर्षों में भारत की जो स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी, उसमें गिरावट देखने को मिली। भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े देशों, यूरोपियन देशों, ब्रिटेन, अमेरिका के साथ रिश्तों में शायद वो जोश या गर्मजोश ना दिखे। मीडिया जगत में भी आमूलचूल सुधार होगा, व्यापक स्तर पर यह सुधार देखने को मिलेगा। इन मीडिया चैनलों के जो मालिक हैं उन्हें अब समझ आ गया होगा कि शायद अगले लोकसभा चुनाव में सरकार कांग्रेस की बने या इसी 5 साल के भीतर कहीं सरकार पलट ना जाए। ऐसी स्थिति में मीडिया के तथाकथित विद्वान पत्रकार, ऐसी स्थिति में
टीवी पर आने वाले मीडिया जगत के तथाकथित महान पत्रकार अब विपक्ष के नेताओं को भी उतना ही समय देंगे जितना कि सरकार के मंत्रियों या प्रवक्ताओं को। आपको मीडिया जगत में ये भी देखने को मिलेगा कि 2027-28 के आसपास कई बड़े पत्रकार अपनी अंतरात्मा की आवाज पर उस स्पेसिफिक न्यूज़ चैनल को अलविदा कहेंगे और किसी और न्यूज़ चैनल के दरवाजे को खटखटाते हुए दिखेंगे। अब इसके बाद जो कोर्ट में जो हमारी जो जुडिशियरी है उसमें भी अमूल चूक जो है सुधार देखने को मिलेगा। अब ये सावधानी पूर्वक तो कार्य करते ही हैं, शायद इसमें और सुधार हो और सचेत होकर निर्णयों की बौछार की जाएगी। आखिर में हम बात करते हैं जो बीते 10 वर्षों में देखने को नहीं मिला, लगभग नहीं मिला, वो था धरना प्रदर्शन, सड़क जाम, रेल रोको अभियान, भूख हड़ताल, बिहार बंद, यूपी बंद, भारत बंद। इस तरह की जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए सार्वजनिक हितों या जनहितों की बातों को प्रखरता और प्रमुखता से रखने के साथ जो विरोध प्रदर्शन का तरीका होता था वो गौण था। वो बीते कई वर्षों में नहीं दिख रहा था, धरातल पर नहीं दिख रहा था, जमींदोज हो चुका था। अब वो देखने को मिलेगा और किसी बड़े फैसले से पहले सरकार को 100 दफे सोचना होगा। पीएम मोदी ने चुनाव से पहले कहा कि इस बार सरकार बनने के बाद हम और भी बड़े और कड़े कदम उठाएंगे, उसकी संभावना अब न के बराबर है। ये बात तो आप मान ही लीजिए, चाहे अगर आप जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्से की बात कर लें या यूनिफॉर्म सिविल कोड की या एनआरसी की, ये सारे मुद्दे ठंडे बस्ते में चले जाते हुए आपको दिखेंगे और फिर अगले चुनाव का वक्त आ चुका होगा। देखना दिलचस्प होगा कि अगले 2, 3 या 4 सालों में नीतीश कुमार का कब होता है मेरा मन डोले मेरा तन डोले। न्यूज़ ट्रायल भारत को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जरूरत पड़ी तो कमेंट करना भी ना भूलें। आपका दिन मंगलमय। गुड नाइट।